8 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू की सामान्य हलचल के साथ नहीं, बल्कि असहमति की बढ़ती फुसफुसाहट के साथ शुरू हुई। यह एक ऐसा दिन था जिसने बदलाव का वादा किया था। एक ऐसा दिन जब नेपाल के युवाओं ने तय किया कि उनकी आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं रहेंगी। वे सड़कों पर जमा हो गए, उनके चेहरे उम्मीद और निराशा के मिश्रण से भरे। उनके बैनर नौकरी, न्याय, भ्रष्टाचार के अंत की मांग करते हुए। शुरुआती विरोध शांतिपूर्ण थे। लोगों की एक नदी संसद भवन की ओर बह रही थी। वे अपनी संख्या की शक्ति पर विश्वास करते थे। यह सिर्फ एक और विरोध नहीं था, यह उबलते गुस्से का एक चरम बिंदु था। भीड़, युवा चेहरों का एक समुद्र जो अनुशासन के साथ मार्च कर रहे थे। टूटने का पल बिना किसी चेतावनी के आया। नाजुक शांति गोलियों की भरा कर देने वाली आवाज से टूट गई। अचानक हवा चीखों, आंसू गैस और बारूद की गंध से भर गई। पुलिस, जिन्हें रक्षा करनी थी, ने भीड़ पर गोलियां चला दी। दृश्य एक विरोध से युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इस निर्णय की मानवीय कीमत विनाशकारी थी। 19 मृत, 300 से अधिक घायल। पीड़ित केवल गुमनाम आंकड़े नहीं थे, वे वही युवा थे जिन पर राष्ट्र ने अपनी उम्मीदें टिकी थीं। सड़कें उनके खून से रंगी हुई थीं। अस्पताल अभिभूत थे। परिवार गलियारों में अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे थे। 8 सितंबर की गोलियां ने केवल 19 लोगों को नहीं मारा, उन्होंने नेपाल की आत्मा को घायल कर दिया। राज्य की क्रूरता ने लोगों की भावना को कुचला नहीं, इसने इसे एक भयंकर आग में बदल दिया। शुरुआती सदमा और दुख तेजी से एक अनियंत्रित क्रोध में बदल गया। भीड़ अब प्रतिशोध के साथ आगे बढ़ी। वे एक प्रतिशोध लेने वाली शक्ति थे। जो बैरिकेड्स कभी इतने दुर्जेय लगते थे, उन्हें नंगे हाथों से तोड़ दिया गया। पुलिस, जो कुछ ही पल पहले हमलावर थी, अब भीड़ की भारी शक्ति से अभिभूत हो गई। एक छोटा समूह एड्रेनालाइन और धार्मिक क्रोध से प्रेरित होकर परिधि को तोड़ गया। लोग अपने ही लोकतंत्र के घर में आग लगा रहे थे। अराजकता बानेश्वर के वाणिज्यिक क्षेत्रों में फैल गई। दुकानों को लूटा गया, उनकी खिड़कियां तोड़ी गईं। संसद भवन को जलाने वाली आग एक भयानक तमाशा थी। ऐसा लग रहा था जैसे राष्ट्र की उम्मीदें राख में बदल रही थीं। संघीय संसद का जलना सिर्फ आगजनी का एक कार्य नहीं था, यह एक गहरा और विनाशकारी प्रतीकात्मक बयान था। दशकों से वह इमारत नेपाल की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का केंद्र रही थी। यहीं कानून बनाए जाते थे, यहीं भविष्य पर बहस होती थी। आग लोगों के टूटे हुए विश्वास का एक भौतिक प्रकटीकरण थी। एक घोषणा की शासन प्रणाली इतनी बुरी तरह विफल हो गई थी। विनाश के इस कार्य ने सत्ताधारी अभिजात वर्ग को एक भयावह संदेश भेजा। यह एक ऐसे लोकतंत्र की अस्वीकृति थी जो केवल नाम मात्र अस्तित्व में था, जहां लोगों की आवाजों का जवाब गोलियों से दिया जाता था। संसद को जलाने वाली लपटें इस गहरे मोहभंग का एक प्रतीक थीं, जिसे पूरी दुनिया देख सकती थी। कई लोगों के लिए यह राष्ट्रीय शर्म का क्षण था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए यह एक गंभीर शुद्धिकरण की मुक्ति थी। उन्होंने आग को शुद्धिकरण का एक आवश्यक कार्य देखा। इसे जलाकर वे एक रीसेट को मजबूर कर रहे थे। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और पूर्ण थी। सेना तैनात की गई। एक शहर जिसने दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के साथ की थी, अब सैन्य कब्जे में था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। हजारों यात्री फंसे रहे। इस तालाबंदी ने नेपाल को अलग थलग कर दिया, अपने नागरिकों को अनिश्चितता और डर की स्थिति में फंसा दिया। लोग घरों के अंदर रहे, दबी हुई आवाजों में बात करते रहे, बाहर गश्त कर रहे सैनिकों से डरते रहे। मृतकों और घायलों की कहानियां फुसफुसाहट और एन्क्रिप्टेड संदेशों से प्रसारित हुईं। आज नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। उसका भविष्य धुएं और अनिश्चितता में घिरा हुआ है। क्या 19 युवा आत्माओं के लिए न्याय होगा? क्या राख से लोकतंत्र का पुनर्निर्माण हो सकता है? ये प्रश्न एक शोकग्रस्त राष्ट्र को परेशान करते हैं।